जय हिंद दोस्तों। देखिए, घड़ी सबके पास होती है, लेकिन वक्त उसी के पास होता है जो इसकी कदर करता है। अगर आप आज यहाँ पे हैं कि 30 दिन की रणनीति देख लें और कैसे हम आर ओ ए आर ओ का जो परीक्षा वो पास कर लें, तो यकीनन आपने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। तभी आप यहाँ पे इस वीडियो के लिए आए हुए हैं। और ऐसे ही जो होता है 30 दिन की या 40 दिन की 50 दिन की जो स्टडीज वगैरह देखते हैं वीडियोस, वो यकीनन पहले के सारे समय आप बर्बाद कर चुके होते हैं। तब जाके वो देखते हैं कि 30 दिन में कैसे कर ले, अरे 40 दिन में कैसे कर ले। ये लंबी प्रक्रिया है, ये 30 दिन में 40 दिन में होने वाली नहीं है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भाई अभी यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, कुछ अगर आपने पढ़ा है तो हम आज कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेंगे, कुछ विषयों पे बात कर लेंगे। और हो सकता है कि अगर आपने कम एक आध पढ़ी चीज़ें पढ़ी हैं तो उसको रिवाइज करके हम मेंस की राह अपनी क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। ठीक है, समय गंवाया है, अब नहीं गंवाना है। अब एक एक सेकंड की कीमत को समझना है और उसे गंवाना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि अगले 30 दिनों में हम क्या पढ़ाई करें कि हमारे जो मेंस की जो राह है वो आसान हो गया। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस टॉपिक पे क्या करेंगे, हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। ये देखिए, आपको कहाँ कहाँ क्या करना है। आपको पता है कि आरो में हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं। ठीक है, कोई भी एक पतली किताब उठाइए, ठीक है, और उनको आप पढ़ना और रट्टा मारना शुरू कर दिए। पर डे आपको 2 घंटे क्या करने हैं, हिंदी को आपको देने ही देने हैं। और ध्यान रहे, इसमें 2 टॉपिक जो होते हैं जो आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा विशेषण विशेष से, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, बाकी जो है वो आपको रट्टा मारने वाली चीजें हैं, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करिएगा, थोड़ा सा घंटे आप बढ़ा सकते हैं। बाकी और जो 4 टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप पर डे के हिसाब से क्या करिए, उसको आप कवर अप करते हुए चले जाएंगे। विषयों की बात कर लें तो विषयों में देखिए, आपको फिलहाल इन्हीं विषयों पर ध्यान देने हैं। और विषय के जो मुख्य विषय हैं उनके अतिरिक्त आपको इन पे क्या करना है, फोकस करना है। तो हम भूगोल पे बात कर लेंगे। अभी मैं टॉपिक बताऊंगा कि इसमें भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पर्यावरण में कौन सा पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, राज्य व्यवस्था में क्या करना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इन्हीं को लेकर चलना है। बाकी और कुछ अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आपका समय ही जाएगा। बाकी जो इनके अलावा जो मुख्य विषय है उनके अलावा कौन कौन सी चीजें से नंबर अधिक मिल सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है मार्क्स, कहाँ कहाँ से आपको नंबर अधिक मिल सकते हैं। तो सेंसस को आप 1 से 2 दिन में पूरा रट्टा मार लीजिए। ठीक है, कोई इतना कठिन काम नहीं है सेंसस को रट्टा मारना। और सेंसस को रट्टा मार के उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आपके 10 सवाल आएंगे तो मान के चलिए कि रीजनिंग के 5 सवाल तो पक्का आने ही आने हैं। और जो 5 सवाल होंगे वो प्योर मैथमेटिक्स के होंगे। मान लीजिए लाभ हानि से पूछ देगा, ब्याजवाद से पूछ देगा, तो चीज अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो रीजनिंग के है वो 5 सवाल आप कर सकते हैं अगर आप मैथ बैकग्राउंड के भी नहीं है तो, क्योंकि रीजनिंग के जो 5 सवाल होंगे बहुत ही आसान होंगे। तो एक काम करिएगा, पिछले जो 5 साल 10 साल के रीजनिंग के जो प्रश्न है उन्हीं को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से संबंधित क्या हो जाएंगे प्रश्न क्या आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स अगर आप नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर आता है तो बेटर है। ठीक है, करंट देखिए, करंट क्या है, करंट इस वक्त देखिए कोई आप वो नहीं है। 2 किताबें आपके मार्केट में आएंगी, एक आएगा घटना सार और एक आएगा घटना चक्र। कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। घटना चक्र और घटना सार की जो नई वाली मैगजीन जो आएगी, ठीक है, उसी को आपको क्या कर ले, कई बार पढ़ना है, मल्टीपल 3 बार 4 बार 5 जितनी बार आप पढ़ पाए उसी को क्या करना है, वहां पे आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे हम लोग पतली वाली क्रॉनिकल जो मंथली मैगजीन आती है उसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन अब इसमें अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं पढ़ी है तो घटना चक्र और घटना सार आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपने पतली वाली क्रॉनिकल पढ़ी भी है तभी क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो इसके जो प्रश्न होंगे, इसका पढ़ना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको प्रश्न बना के उसको सॉल्व करना भी क्या होता है, आसान होता है। कई लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं। आरंभ है प्रचंड क्या करेगा इसके लिए, घटना चक्र और घटना सार के लिए टेलीग्राम पे लाइव कुछ क्या करेगा, अभी शुरू करेगा जुलाई से, 1 जुलाई से। और क्या करेगा, उसको वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 99 का उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो वहां से इसके जो इसको पढ़ेंगे, वो लोग टारगेट देंगे, टारगेट देके इसी के क्या करेंगे, जो प्रश्न होंगे उसको वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो पढ़ना अलग होता है और पढ़ के प्रश्न को सॉल्व करना अलग होता है। तो इसको वहां से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी यूपी के प्रश्न क्या होंगे, आपको वाणी के बुक से क्या करनी है, आपको वहां पे
देखना है। और एग्रीकल्चर में ज्यादातर जो फसलें होंगी उन फसलों को देख लीजिएगा, जो प्रजातियां होंगी प्रजातियों को देख लीजिएगा, जो रोग होंगे जो कीट होंगे क्या करना है, वही क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है। और बजट और इकोनॉमी सर्वे आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी 2 दिन में क्या करिएगा आप खत्म कर लीजिएगा। ध्यान रहे केंद्र का बजट भी देखना है आपको और यूपी का बजट भी क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है। विविध में देखते हैं, विविध में क्या क्या पूछेगा भाई, कुछ खेल की चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। कुछ कप वगैरह होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, कौन सा खेल, और कुछ खेल के नियम आपको यहाँ देख लेना है। एसडीजी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। दिवस मुख्य इंपॉर्टेंट है, दिवस कब कौन सा दिवस पड़ता है उसको आपको याद करना है। और ध्यान रहे आज क्या अब क्या करिएगा ना, मंथली वाइज देख लीजिएगा। पिछली बार पीसीसी की परीक्षा में दिवसों का क्रम पूछ लिया था, ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार भी क्रम आ जाए। तो देख लीजिएगा मार्च में कौन सा दिवस पड़ता है, अप्रैल में कौन सा पड़ता है, क्या कहते हैं कि मई में, जून में, इसे देखते जाइएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने कैलेंडर के हिसाब से कैलेंडर पर ही लिखते हुए चले जाएं, या यदि आपका मोबाइल में कोई कैलेंडर है तो वहां भी क्या करिएगा उसको आप नोट्स में क्या करके आप जाके अपना ऐड वहां पे आप कर सकते हैं, उससे भी चीजें आसान हो जाती हैं। उसके बाद जो मुख्य संस्थान होंगे संस्थानों को याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से जो यूएन से संबंधित संस्थान है, जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड जो एनजीओज हैं वो उनके संस्थानों का नाम आप पढ़ लीजिएगा। जो एग्रीकल्चर वाले संस्थान हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। इससे क्या होती है चीजें आरओ में जरूर पूछी जाती हैं। जो मुख्य रूप से कलाएं हैं जो वर्तमान में किस कला से कौन सा व्यक्ति आदमी संबंधित है उसको भी क्या करिएगा आप देख लीजिएगा। और स्वतंत्रता के बाद घटनाएं, जो भारत जब आजाद हुआ उसके आजाद के बाद से कौन कौन सी थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार प्रश्न आया था कि जब हमने सोना, हमको जब सोना गिरवी रखना पड़ा था तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था। तो इस तरह के सवाल भी आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। और कुछ खास जो पर्सनालिटीज होंगी, जो व्यक्तित्व होंगे, उन व्यक्तित्व को भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए पेले के बारे में पूछ लेगा, तेंदुलकर के बारे में पूछ ले, किसी भी जो चाहे खेल से हो चाहे राजनीति से हो चाहे किसी से हो, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होंगे उन व्यक्तित्व को भी क्या करिएगा आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये चीज है, यहीं से क्या होंगे आपके नंबर आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ये जो विषय है इन विषयों की जो क्या क्या पढ़े, क्योंकि यही हमारा, ये तो हमारा आसान है, हम कर लेंगे। ये भी चीजें आसान है। करंट तो आपको रोज ही रोज पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग आप यूट्यूब से आप देख लीजिएगा। और ये सेंसस है, यूपी है, एग्रीकल्चर है, बजट तो आपको करंट में ही आ जाएगा। तो जो रीजनिंग है, जो यूपी है, एग्रीकल्चर है, ये मात्र 1 से 2 दिन का टॉपिक है। इसको आप चाहेंगे बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। मेन हमारा जो टॉपिक है ये बचेगा कि ये बहुत बड़ा है, इसको 1 महीने में कैसे खत्म करें। इनको 1 महीने में खत्म करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा बात करते हुए चलेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं ज्योग्राफी। पहले हम देखेंगे भूगोल में। भूगोल में हम कौन कौन से टॉपिक क्या कर रहे हैं, हम क्या कर ले पढ़ लें। तो सबसे पहले हम आएंगे भारत का भूगोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही को आपको पढ़ना है। और कोशिश करिएगा कि अगर आप वाणी की बुक से पढ़ पाए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे पहले वाणी की बुक अगर आपके पास है तो चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 9, 11 और 13 ये चैप्टर के नेम है। अगर आपके वाणी की बुक है तो यहां से आप पढ़ लीजिएगा इनको, अदरवाइज इनके मैं नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। तो पहले तो भारत के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा भारत क्या है, पूरी बाउंड्री वगैरह क्या है, ये ना, ये पूरा आप समझ लीजिएगा। इसको पूरे आउटलाइनिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मतलब कि हर तरीके से इसको पूरे जो सीमाएं हैं, जो अंदर क्या क्या चीजें हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ पे क्या क्या चीज है, ये पूरा क्या करिएगा आप इसको देख लीजिएगा। पहले चैप्टर में आपको यही मिलेगा वाणी, ठीक है। दूसरा आपको है मिलेगा भौतिक प्रदेश, भौतिक, ठीक है। पहाड़ वहाड़ जो भी चीजें हैं सब आपको वहां पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा अपवाह। अपवाह मतलब नदियां, नदियां, ठीक है। नदी मतलब नदी, उत्तर भारत की नदी अलग होगी, दक्षिण भारत की नदी अलग होगी। इसको आपको वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको याद करना है खनिज। पूरा खनिज की लिस्टिंग कर लीजिएगा, कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है, मैग्नीज कहाँ पे मिलता है, तांबा कहाँ पे मिलता है, लौह अयस्क कहाँ पे मिलता है, सोना कहाँ से मिलता है, यूरेनियम कहाँ से मिलता है, सब आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद से क्या है, आपको उद्योग देखना है। क्या करना है, कौन सा उद्योग इधर फल फूल रहा है और किस उद्योग के लिए कहाँ से क्या किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये चीज है आपका इतना। और एक लास्ट में और है जनजातियां। क्या है, जनजातियां। तो
इनको भी भारत की कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, ये आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे। और इसको मुश्किल से इतनी जितने टॉपिक है ना, मुश्किल से 3 से 4 दिन में आपको खत्म करना है। ज्यादा समय मत दीजिएगा, ज्यादा समय देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं विश्व के भूगोल में। सब टॉपिक लिखते जाइए, लिख के पढ़ लीजिएगा। अब सवाल यहीं से मिलेगा आपको, निश्चित तौर पे वहीं से मिलेगा, ठीक है। विश्व के भूगोल में फिर मैं वाणी की बात करूंगा, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपका है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 आपका है महाद्वीपीय भूगोल, महाद्वीपीय भूगोल, ठीक है। तो महाद्वीपीय भूगोल के लिए आप क्या करेंगे, एक एटलस लेंगे और एटलस लेके इसके साथ ही हर जो आपको मान लीजिए 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स को आप एक दिन में बांट लेंगे। रोज एक कॉन्टिनेंट्स को 10 से 15 मिनट क्या करेंगे, आप यहाँ पे देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड की एटलस के साथ, ऑक्सफोर्ड की एटलस के साथ और आपकी जो वाणी की बुक है उसके साथ क्या करेंगे, मिला क्या कर देंगे, इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे। रोज आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट है, 10 से 15 मिनट क्या करना है, रोज आपको इस पर क्या करना है, समय आपको यहाँ पे देना है। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल में देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, पहले तो मिल जाएगा जलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल, उसके बाद आपको मिलेगा जलमंडल और इसके बाद आपको मिलेगा वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है भाई, कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। स्थल मंडल में पहले हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लेंगे। बहुत लंबा है लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना आप पढ़ पाएंगे, ठीक है, 1 महीने के अंदर। और डैम से और आप इतना पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भूकंप ज्वालामुखी पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे कौन कौन सा भूकंप मिलता है, कहाँ से कौन सी ज्वालामुखी है, कौन सी सुप्त है, कौन सी शांत है, ये सब आप लोग क्या करिएगा, एक लिस्टिंग बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो आकृतियां हैं, आकृतियां मतलब भूमिगत जल की भूमिगत जल क्या कौन कौन सी आकृति बनाता है, हिमनद कौन कौन सी क्या कहते हैं कि आकृति बनाता है, नदियां कौन कौन सी आपकी आकृति बनाती हैं, पवन कौन कौन सी आकृति बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। एक निक्षेपण होता है, एक अपरदनात्मक होता है, दोनों क्या करना है आपको यहाँ पे याद करते हुए चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो पर्वत है, पठार है, ठीक है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, ठीक है। ये तो विश्व के स्तर पर देखनी है, आपको क्या करना है, मैपिंग के क्या करना है, आपको देखनी है। जो महाद्वीपीय भूगोल है वहां से आप अगर ऑक्सफोर्ड के एटलस के साथ देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आसान होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। जलमंडल में आपको कुछ नहीं करना है, महासागरीय धारा देखना है, ठीक है, महासागरीय आप लोग धारा देख लीजिएगा। और एक काम और जो है, जो प्रवाल भित्ति है उसको देख लीजिएगा, प्रवाल भित्ति देख लीजिएगा, ठीक है। अब कोस्टल एरियाज, कुछ कोस्टल एरियाज क्या क्या है, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज में महाद्वीपीय शेल्फ वगैरह क्या कहते हैं, इसे भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल में अगर आज ये क्या करना है तो पहले तो संगठन देखना है, वायुमंडल का संगठन क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से इसमें गैसेज हैं, इसका जो स्तर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद चक्रवात आप देख लीजिएगा, ठीक है, वायु राशि आप देख लीजिएगा, ठीक है, सूर्य तप देख लीजिएगा, ठीक है। जलवायु प्रदेश इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, जलवायु प्रदेश। एक सवाल तो इससे बनता ही बनता है, इसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तापीय प्रतिलोमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तापीय प्रतिलोमन, इसको आप देख लेंगे क्या है। सब एक एक दो घंटे का है टॉपिक है, बस आपको देखते हुए चले जाना है, ज्यादा समय आपको इसमें लगाना ही लगाना नहीं, ठीक है। 2 दिन इस पे दे दीजिए, 1 दिन इस पे दे दीजिए, 2 दिन इस पे दे दीजिए, खत्म हो जाएगा आपका, क्या दिक्कत है। आपको अपने हिसाब से जो आपको आसान लगता है उस पर आप को कम समय देना है, जो कठिन लगता है उसको ज्यादा दे दीजिएगा, बस कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। भूगोल खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं इतिहास की, ठीक है। इतिहास में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास में आपके 3 बनेंगे, एक आपका बनेगा प्राचीन, एक आपका बनेगा मध्यकालीन और एक आपका बनेगा आधुनिक। थोड़ा सा तेज लिख रहा हूं तो राइटिंग थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो डिस्टर्ब हो रही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं उससे आप सुनते जाइएगा। देखिए, समय फालतू बात करके मैं चाहूँ तो बीच बीच में आकर फालतू बात करके समय बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि समय कितना कीमती है, तो फालतू बकैती करने से अच्छा है कि हम चीजों को अच्छे तरीके से
पॉइंट बाय पॉइंट करते हुए हम लोग चले जाए, ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन की बात कर लें। अगर हम प्राचीन की हम बात कर लें पूरा, तो प्राचीन में सबसे पहले क्या करना है, साहित्यिक स्रोत जो भी हैं, ठीक है, और किताबें, जो भी साहित्यिक स्रोत हैं, किताबें हैं, ठीक है, मतलब कि, और जो आपके स्थापत्य हैं, सब रट्टा मार लीजिए, कुछ नहीं है, मतलब सब, कौन सा स्थापत्य कौन बनवाया है, किस काल में बना है, कौन सी किताब कौन लिखा है, किस काल में लिखा गया है, ठीक है, ये सब पूरा एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। लिस्टिंग कर लीजिए, इसकी लिस्टिंग करके याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से हड़प्पा स्थल, हड़प्पा में से कौन सी चीज कहाँ से मिली, ठीक है, और जो उसकी विशेषताएं हैं उसको याद कर लीजिएगा। और ध्यान रहे जो कला है, जो कला वर्ग है, जो कहाँ से, जैसे योगी की मूर्ति कहाँ से मिली, कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली, ठीक है, तो वो चीज क्या है, थोड़ी जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है वो कहाँ से मिली, उसकी विशेषताएं क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल में सिर्फ परिवर्तन देखना है, वैदिक काल में, ठीक है, जो परिवर्तन है उत्तर वैदिक काल तक जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या करना है, थोड़ा सा देखते हुए चले जाना है, ज्यादा समय इस पे नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस पे समय देना है, इस पे समय देना है, बौद्ध धर्म, ठीक है, इस पे थोड़ा सा क्या करना है आपको, यहाँ पे समय देना है। यहाँ पे नदियां एक इंपॉर्टेंट है, नदियां के जो नाम है वो थोड़ा सा क्या होता है, पूछता रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको देखना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्राचीन इतिहास से सवाल बनता है तो मान के चलिए कि 1-2 प्रश्न आपका जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर महाजनपद काल में आप देख लेंगे कि कौन कहाँ पे है, और खासकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो महाजनपद थे वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद देख लेंगे क्या है कि मौर्य काल और वर्सेस गुप्त काल, ठीक है। यहाँ इन दोनों का जो है प्रशासन देख लीजिएगा, ठीक है, प्रशासन, इनके में प्रशासन में क्या था, इनके में प्रशासन में क्या था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी थे, यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी थे, ठीक है। और खासकर गुप्त काल में जो अभिलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। गुप्त काल में अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त का अभिलेख हो जाएगा, स्कंद गुप्त का अभिलेख हो जाएगा, कौन कौन सा अभिलेख है, ठीक है, वो आप देख लेंगे। मौर्य काल में ये अशोक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अशोक का जो धम्म होगा, ठीक है, जो धम्म होगा, और जो इनकी जो शिलालेख थे, तो पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, तो किस काल में कौन से उसकी नियुक्ति की गई, किस अधिकारियों की नियुक्ति की गई, किस शिलालेख में आता है, किस स्तंभ लेख में आता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे आप कुषाण वंश, ठीक है, मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल आएगा, तो फिर इसमें कुषाण को आप देख लेंगे, कनिष्क, और इसमें जो मेन आपका है टॉपिक, जो हीरो है जिससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, वो आपका कनिष्क है। और इसने बौद्ध धर्म के वृद्धि के लिए या बौद्ध धर्म को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किया, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में दक्षिण भारत में चोल और पल्लव को पढ़, बस इन्हीं दोनों को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। चोल और इनके जो मंडप मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो बहुत थोड़े से इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनमें राजराज को और राजेंद्र प्रथम को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, किसने श्रीलंका को जीत लिया, किसने मलय तक चला गया, ठीक है, तो राजराज का क्या योगदान था और राजेंद्र प्रथम का क्या क्या योगदान था, और पल्लव में, ठीक है, जो मंडप मंदिर है वो खास करके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये आपका है प्राचीन इतिहास का। इसको मुश्किल से 1 से 2 दिन, ज्यादा समय नहीं देना है, देंगे तो आप पागल हो जाएंगे, बस एक पन्ना पलटते हुए चले जाना है। मैंने फिर कहा है कि आपने पढ़ा होगा, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप चले जाइए, अगर पढ़ा है तो इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। चले मध्यकाल में फिर वही बात मैं करूंगा, मैं जितने भी साहित्य है सब रट डालिए, कौन सी किसने किताबें किसने किसने लिखी हुई है, और कौन कौन से स्थापत्य किसने काल में कौन कौन बना गया है, इसको तो आपको पढ़ना है, पहले आप मुझको पढ़ डालिए, ठीक है, उसके बाद कुछ पढ़िएगा। उसके बाद से ज्यादातर आपको देख लेना है, इल्तुतमिश को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको रजिया को थोड़ा सा देख लेना है, प्रथम मुस्लिम शासिका बलबन को आप देख लेंगे, राजत्व का नियम जो इसका है बलबन को आप देख लेंगे क्या है, लौह रक्त की नीति है जो है, अफरासी आपका वंशज है, पता नहीं क्या क्या सब देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति है और इसने क्या क्या किया, अपने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए क्या क्या किया, इसमें थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे। इसकी जो बाजार नीति होगी उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है एमबीटी को पढ़ना है और एफएसटी को पढ़ना है, यानी फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है। लोधी के जो भवन है, लोधी वंश में जो भवन वगैरह है, ठीक है, और इनकी जो जनजातीय जो प्रथा थी, जो समानता का भाव था, वो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा।
उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आ जाएंगे शेरशाह। शेरशाह शेरशाह और अकबर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना, हर चीज नहीं पढ़ सकते आप। शेरशाह और अकबर में बस भू राजस्व देख लीजिएगा, भू राजस्व को आप देख लेंगे शेरशाह और अकबर में, ठीक है। और फिर अकबर और औरंगजेब में, और अकबर और औरंगजेब के बीच में जो है ना राजपूत नीति, राजपूत नीति, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, इनकी जो धार्मिक नीति थी, दोनों को पैरेलल कंपैरिजन करते हुए तब समझ में आएगा आपको। और दक्षिण की नीति, ये थोड़ा सा क्या करना है आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। उसके बाद कला में आपको अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। इसको आप लोग को कला के दृष्टि से देख लीजिएगा। खासकर जो जहांगीर है, जहांगीर से प्रश्न बहुत ढेर सारे आपको बनते हैं। अकबर से शुरू होगा और शाहजहां तक जाएगा। शाहजहां में स्थापत्य का थोड़ा सा ज्यादा बोलबाला हो जाता है, और यहाँ पे इसमें चित्रकला का थोड़ा सा बोलबाला ज्यादा हो जाता है। कौन किस काल में कौन से चित्रकार थे, किसने कौन से स्थापत्य को बनाया, ये पूरा बहुत ही सलीके से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और ध्यान रहे सल्तनत और मुगल प्रशासन में अंतर स्थापित करते हुए पढ़ लीजिएगा, अंतर देख लीजिएगा। जब अंतर देख लेंगे ना तो आप याद कर पाएंगे, अदरवाइज परीक्षा में भूल जाता है कि ये किस में था, सल्तनत में था कि मुगल में था कि किस में था, भूल जाएंगे आप, ठीक है। आधुनिक में आते हैं, आधुनिक में आते हैं ठीक है। आधुनिक पहले तो अंग्रेजों की भारत विजय, अंग्रेज कैसे कैसे आए, ठीक है, अंग्रेजों की भारत विजय, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, फिर कर्नाटक का युद्ध, जो भी चीजें आएंगी सब आपको पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है। उसके बाद सीधे आप आ जाइए धर्म सुधार आंदोलन पे, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन को आप देख लेंगे, ठीक है। यहां से प्रश्न आपको बनेगा। फिर पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न बनेगा, पत्र पत्रिकाओं से आपको बनेगा ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव, ब्रिटिश, इस चैप्टर का नाम लिख रहा हूं मैं, यही सब पढ़ना है, सब मत पढ़िए। ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारत पे प्रभाव। फिर आपको देखिए पढ़ना है यहाँ पे आंदोलन पढ़ने, ठीक है। आंदोलन मतलब कि आदिवासी आंदोलन, आदिवासी सब एक एक पेज का है, एक एक पेज का दिया हुआ किताबों में लिस्टिंग बनाकर उसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। आदिवासी जनजाति जो भी है, आदिवासी जनजाति या फिर किसान आंदोलन, ठीक है, इनको क्या करना है आपको पढ़ लेना। गवर्नर में कौन कौन से किस में कौन सा काम हुआ, ठीक है, पूरा एक लिस्टिंग मिल जाएगी आपको किताब में, चाहे किरण प्रकाशन से पढ़ लीजिए चाहे वाणी से पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से आपको ठीक है, और देख लें क्या क्या है। उसके बाद से 1885 से लेकर 1947 तक का पूरा भारत, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, इस पीरियड में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और मुश्किल से अगर आप आधुनिक भारत से अगर सवाल आएंगे 10, तो मान के चलिए 6 सवाल इसी से आते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक का आपको समय क्या करना है, यहाँ पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तुरंत भागते हैं, समय नहीं है भाई। इसके बाद आते हैं विज्ञान, नहीं तो पहले अपने उसमें काम करते हैं, पॉलिटी पे आते हैं, पहले पॉलिटी देख लेते हैं, ठीक है। पहले उद्देशिका, इसका जो संवैधानिक विकास है, आप चाहे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख लेंगे, ठीक है। तो उद्देशिका हो जाएगा, नागरिकता हो गई आपकी, मूलाधिकार हो गया, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो गए। ये तो डैम है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। नीति निर्देशक तत्व हो गए, ठीक है। और आपका मौलिक कर्तव्य, यानी कि 51 आर्टिकल तक, ठीक है, आपको किसी भी हालत में एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके मतलब ABCD के साथ, ठीक है। तो 20(1) क्या है, 20(2) क्या है, 20(3) क्या है, 21(1) क्या है, ठीक है, 19(1) में क्या है, 19(2) में क्या है, मतलब कि आर्टिकल के जो सब आर्टिकल है उनके साथ 51 तक आपको एकदम मुंह जबानी, एकदम ऐसे मुंह बोले फटाफट बोल दिया, ठीक है। बोले 14 का 1, 14, 2, 14, 3 आप बता सके, ठीक है, तो ये आप कर सके, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से संघ और राज्य में क्या है, क्या इसको डिफरेंशिएट करके मतलब कि को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा, विधान परिषद। तो क्या करिएगा ना, इसको
मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इसको अंतर के साथ पढ़ना है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की सीट कितनी आती है, राज्यसभा में सीट कहाँ कहाँ मतलब कितनी है, SC ST के लिए कितना आपका रिजर्व है, ये सब चीजें आती हैं जी। यहाँ पे अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष की क्या क्या योग्यता है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सभापति, सभापति देखना है, फिर उप सभापति आपको देखना है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। फिर आप संसदीय समितियां देख लीजिएगा, संसदीय समितियां आप ये लिख लीजिए, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है। संसदीय समितियां आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि मतलब कि जैसे वित्तीय समितियां होती है, विभागीय समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है, लोक उपक्रम समिति, ये तो आप पढ़े ही होंगे ना, तो वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लोकसभा कहाँ कहाँ लीड करता है, कहाँ कहाँ लीड करता है, राज्यसभा कहाँ कहाँ लीड करता है, किस किस आर्टिकल में लीड करता है, ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पावर है, इसमें कहाँ कहाँ पावर है, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसी को पैरेलल यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का क्या करेंगे, आप तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपको इतना करना ही करना है। उसके बाद वहां पे लोकसभा में धन विधेयक, विधि विधेयक, ये सब चीजें आप देखनी पड़ेगी आपको, पक्का है। उसके बाद आप स्थानीय सुशासन, उसके बाद क्या करना है, स्थानीय सुशासन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपको बनता ही बनता है, ठीक है, ये बहुत है, ये यहां से प्रश्न आपको बनेगा बनेगा। फिर आपका संविधान संशोधन से प्रश्न बनेगा बनेगा, ठीक है। और आपातकालीन उपबंध से, आपातकालीन उपबंध से संबंध आपका बनेगा बनेगा। और फिर ये है जो कमजोर वर्गों के लिए जो है आपका, वहां से देख सकते हैं कि किस किस के लिए है। बाकी और जितने चैप्टर्स हैं आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इन 30 दिनों में, पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इन 30 दिनों में अगर रिवाइज करेंगे तो इन्हीं को क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। आते हैं विज्ञान में, विज्ञान में बस यही 4 आपको, और पर्यावरण के साथ बताना है एक और। उसके बाद विज्ञान में देखते हैं, आपका पड़ेगा भौतिक भूगोल, एक है आपका रसायन विज्ञान, सॉरी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और एक आपका आएगा जीव विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मात्रक, यहाँ पे आप देखेंगे न्यूटन के नियम, उष्मागतिकी के नियम, सब लिख लीजिए, यही पढ़ के जाइएगा, फिर मत कहिएगा कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए केशिकत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता, बर्नौली भी आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी आएगा, ठीक है। ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और ये एक तरफ, और एक इसका चैप्टर है प्रकाशिकी, ये एक तरफ, यहां से सवाल तो आपका बनेगा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। इसमें जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कौन सा कहाँ पे प्रयोग होता है, अवतल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है, कौन कौन से रंग होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, सब चीजें, मतलब ये इसका एक चीज में छोड़िएगा, सब पढ़ लीजिएगा प्रकाशिकी का, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा परमाणु, और कहाँ लिखे भाई, लिख रहे होंगे आप ना, अभी मैं मिटाऊंगा इसको, परमाणु जो भौतिकी होगी उसको देख लेना है, ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन बम क्या होता है, परमाणु बम क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, संलयन क्या है, आपका विखंडन क्या है, ठीक है। उसके बाद रेडियो धर्मिता क्या है, अर्ध आयु क्या है, रेडियो धर्मिता क्या है, और अर्ध आयु क्या है। सवाल देखिए बहुत ही, तो ये चीज है आपका भौतिक विज्ञान में, आप इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुश्किल से 2 दिन का समय दीजिएगा, आपने पढ़ा है, आपको रिवाइज करना है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान में कुछ नहीं कहूंगा,
इसको आप छोड़ भी देंगे तभी कोई बात नहीं, लेकिन घटना चक्र की जो आती है ना पूर्वावलोकन, वहां से क्या करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी चैप्टर्स 2-3 जो भी चैप्टर्स इसमें है, ठीक है। और जो डेली यूजेस जो है, जो में अब चीजें कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं, तो उसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जीव विज्ञान में क्या आता है कि मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है। ये तो आपको पक्का डैम श्योर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मानव रोग जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितने भी तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो भी तंत्र है सब आपको क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रोग हो गया, जांच हो गया और आपका क्या हो गया, इलाज हो गया, ठीक है। ये आपको देखना ही देखना है, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सा रोग है, उसका क्या क्या जांच होता है, और मान लीजिए हृदय संबंधित रोग कोई मिल गया आपको, तो जांच में क्या क्या होता है, कैसे कैसे जांच होती है, उसका इलाज क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, ये देख लीजिएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, आनुवांशिकी, लास्ट में क्या करेंगे आप, आनुवांशिकी का जो चैप्टर है उसको आप वहां पे देख लेंगे। अब आते हैं पर्यावरण, लास्ट। पर्यावरण में अगर वाणी की किताब होगी आपके पास, पर्यावरण में अगर आपके पास वाणी की बुक होगी तो आप उसको पढ़ लेंगे। इसमें आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये 4 चैप्टर आप पढ़ के हुए चले जाएंगे। ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा, इसमें एक चैप्टर है, लेकिन इसमें तीसरे चैप्टर में आपको बस 2 चीजें पढ़नी है कि स्टोन प्रजाति पढ़नी है और आपको अनुक्रमण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुक्रमण, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैव विविधता, पूरा का पूरा जैव विविधता मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। एक चैप्टर और है जिसको नियोजन कैसे करते हैं, शायद 8वां चैप्टर है, उसको आप देख लेंगे। बाकी जो जैव अभ्यारण्य वगैरह है, ठीक है, जो नेशनल पार्क्स वगैरह है, जो लिस्टिंग होती है, जो सूची होती है, पूरी बना क्या करेंगे, उसको आप रट्टा तो आपको मारना ही मारना पड़ेगा। तो ये था मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न मिलेगा, पहला मेरा स्लाइड वो था। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो हमारे 5 विषय थे, उन 5 विषयों की जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स जो आप 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, पढ़ते जाइए। इतना बिना पढ़े आप जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि 135 प्लस हम से नहीं जा पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है जाएंगे। बिना इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ के जाएंगे तभी 135 प्लस के पार हम पहुंच पाएंगे और अपना हम सिक्योर कर पाएंगे। प्री देने के बाद आकर शांति से बैठे, हाँ भाई मेरा मेंस हो रहा है, चलो 1-2 दिन आराम करके मेंस में बैठते हैं, फिर हम रिजल्ट का वेट करेंगे, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस चीज आसपास में भटक रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस दुविधा में मत रहिएगा, ठीक है। मतलब हमारा ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम इस दुविधा में रहें, हमको इतना स्कोर कर लेना है कि हम पीटी देने के बाद अगले 2 दिन आराम करने के बाद तीसरे दिन से हम मेंस के लिए भिड़ जाएं, इतना करके आना है। तो जितना मैंने अभी बताया प्लीज उतना करके जाइए, और यकीन मानिए मैं अपना पर्सनल जो अनुभव एक्सपीरियंस है वो आपको बस शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मान के चलिए कि सवाल इसी से बनेंगे, इसी के आसपास के चीजों से बनेंगे, और आप 130 प्लस 135 प्लस आ जाएंगे, और आप एक अच्छी स्थिति में होंगे कि आप प्री देने के बाद तुरंत आप मेंस की तैयारी में लग जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज, लगे रहिए, बाय बाय।